एम को दी गई या एम प्लस को दी गई? एम को। और आप बताइए ये E1 देने पर एम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, E1 देने पर एम का कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला, पहला, दूसरा या तीसरा? पहला। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को क्या बोला जाएगा? IE1। चले बेटा ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट कर दिया था, डेफिनेशन लिख ली थी आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी में आपको डेफिनेशन में ये बता दिया गया था कि the minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from any isolated gaseous atom। और मीनिंग आपको बताया था इसका कि अगर डेफिनेशन में जो भी सारी टर्म्स आपको देखने को मिल रही हैं वो मिनिमम एनर्जी की वजह से देखने को मिल रही है। अगर मिनिमम के बदले यहां मैक्सिमम एनर्जी होता तो ये जो मोस्ट लूजली है ये मोस्ट टाइटली हेल्ड हो जाता, गैसियस सॉलिड में चेंज हो जाता, और जो हमने आइसोलेटेड की बात करी है वो बॉन्डेड में चेंज हो जाता। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। आज के लेक्चर में जो हम लोग उसके आगे पॉइंट समझने वाले हैं, एक डायग्राम बनवाई भी दिया था आपको लास्ट क्लास में। देखो, जब हम आई की बात कर रहे हैं बेटा तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस करता कि न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन या मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, उस पर कुछ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो जब आपको इस अट्रैक्शन को तोड़ना है तो आपको ऑब्वियसली एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। ऑब्वियसली अगर दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन और उनमें से किसी एक को या दोनों को दूर करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब आप एनर्जी दोगे तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा बेटा? एंडो। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आईई पे पूछा जाता है कि आईई का प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और ये पॉइंट सिर्फ आईई का नहीं है, ईए भी जब हम पढ़ेंगे तो ईए में भी आपको प्रोसेस दी जाएंगी और उन प्रोसेस को देखकर आपको ये बताना होता है कि कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आईई का जो प्रोसेस है बेसिकली वो कैसा होता है बेटा? एंडो। अगर प्रोसेस एंडो है तो थर्मोडायनेमिकली आपको ये पता होगा कि डेल्टा एच का साइन कैसा आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। दूसरी बात, जब ये कोई एनर्जी है तो इसके कुछ यूनिट्स होंगे। तो यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, और या फिर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, पोटेंशियल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी इसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो एक काम करें, नोट लिखिएगा एक, जहां तक भी आपने डेफिनेशन के बाद डायग्राम बनाया, एक नोट लिखिएगा। फॉर न्यूट्रल एटम्स, फॉर न्यूट्रल एटम्स, for neutral atoms the process of ionization, for neutral atoms the process of ionization is always endothermic. For neutral atoms the process of ionization is always endothermic. For neutral atoms the process of ionization is always endothermic. देखो अभी ये जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा है बेटा, आईई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट लिखा है कि आप क्लियरली पढ़ लें। वहां पर न्यूट्रल एटम लिखा और ऑलवेज लिखा है ना। ऑलवेज लिखा है मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलवेज शब्द कभी कभार देखने को मिलेगा, जनरली देखने को नहीं मिलेगा आपको, है ना। कभी कभार ही मिलेगा, एक्सेप्शनली देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि शब्द का थोड़ा सा इज्जत रख लेना, एग्जाम में कभी आ जाए कि न्यूट्रल एटम के लिए आई का प्रोसेस हमेशा कैसा होता है बेटा? एंडो। कैटायंस या आयंस की बात नहीं करी मैंने यहाँ पर, ठीक है। आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायन भी होता है और एनायन भी होता है। कैटायन के लिए भी ये प्रोसेस हमेशा एंडो ही होगा। लेकिन जब एनायंस की बात आती है बेटा तो एनायंस के केसेस में भी ये प्रोसेस लगभग 99% एंडो ही होगा। लेकिन 1% कुछ केसेस आएंगे जहां पर ये प्रोसेस एनायंस के केस में एक्सो हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोलूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं न्यूट्रल के अलावा आयंस को भी इंक्लूड करूं तो ये एंडो ही होता है। लेकिन कुछ एनायंस में ये प्रोसेस कैसा होगा? एक्सो। अब वो कौन से केसेस है वो अभी हम समझ नहीं पाएंगे, उसको हम जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लेंगे उसके बाद में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि भाई ऐसा कुछ आई में बोला गया था, है ना। तो अभी जो हमने स्टेटमेंट लिखा वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा बेटा? न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में लिखा। चलिए अब आगे सुनिएगा। अगला जो पॉइंट हमें यहां पर डिस्कस करना है वो है बेटा सक्सेसिव आईज, है ना। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो ये है क्या? सक्सेसिव वर्ड से समझ में आता है वन आफ्टर दी अदर। अगर कोई एटम है, मान लो मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं बेटा, तो एल्यूमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 13। अब आपसे कोई पूछे कि आप एल्यूमिनियम में, आप जानते हो Al+1 +2 +3 इस तरह के आयंस बनते हैं, तो जब आपसे कोई पूछे कि आप बताइए एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है बेटा, उन 13 में से आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हो, तो आप बताइए क्या आंसर होगा? एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते? ये किसका फोन है? ये किसका फोन है? ये है
ये फोन चार्ज करने की जगह ये है, फोन की क्या जरूरत है बेटा कक्षा में, घर से फोन आ। हाँ बेटा ध्यान रखना। हो गया होगा चार्ज, अभी लगा, अच्छा ठीक, हो जाने दो चार्ज आराम से। है बताइए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो? 13, 13 पूरे के पूरे। हालांकि ऐसा होता नहीं कि आप 13 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हाँ ठीक है, नेचर उतनी एनर्जी कंपनसेट नहीं कर पाता, इसलिए एल्यूमिनियम नॉर्मली आपको +3 स्टेट में देखने को मिलेगा। बट ठीक है, कोई पूछे कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो, तो 13 के 13 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं। अब मान लो आप एल्यूमिनियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि I1। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो हम क्या बोलेंगे बेटा I2। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा I3। मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी डिफाइंड एज I1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। The energy required to remove the second electron will be defined as the second ionization energy, and the energy required to remove the third electron will be defined as third ionization energy। ठीक है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएगा वो बेटा फर्स्ट का ही आएगा, या मोस्ट टू मोस्ट सेकंड और थर्ड पे जाता है, इसलिए हम लोग 1 2 3 के बारे में बात करेंगे, उसके आगे की बात करना इररिलेवेंट है हमारे लिए फिलहाल में। ठीक है, तो आइए यहां पर हम लोग उस कंडीशन को समझते हैं, किसी एटम से एक के बाद एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन यदि आप निकाल रहे हैं तो उन्हें बोला जाएगा सक्सेसिव आई। और जब वो एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे बेटा, तो उसमें जो एनर्जी लगने वाली है वो एनर्जी कम होगी, ज्यादा होगी, बराबर होगी, और किसे I1 किसे I2 किसे I3 बोला जाएगा, और किसके रिस्पेक्ट में वो I1 I2 I3 होगा, ये सारी बातें हम इस टॉपिक के अंदर समझ रहे होंगे। एक बात बहुत क्लियरली समझना, किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना और पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, किसी एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, ये सारी बातें सेम है, अलग अलग है? अलग है। ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा ना, तो अपन इस पे भी बात करेंगे कि भाई ये कौन सी एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। आइए यहां देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात कर रहे हैं, कैटायन बनाने की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी मेटल्स की होती है, नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी दिखाता है। तो अगर हम लोग बात करें मेटल्स, तो मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है बेटा। मेटल जनरली आपको कौन से स्टेट में मिलता है? सॉलिड। ठीक है, अगर कोई चीज सॉलिड में है, और आप आई की डेफिनेशन देखेंगे लास्ट क्लास में, तो हमने आई को गैसियस टर्म्स में डिफाइन किया है, तो हमें सबसे पहले मेटल को सॉलिड से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? गैस में। अब क्लास 9 में आप एक प्रोसेस पढ़ते हैं सब्लिमेशन, 9th क्लास में आती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्लियरली डेफिनेशन दे रखी है कि सॉलिड से गैस या वाइस वर्सा, गैस टू सॉलिड, इसको बोला जाता है सब्लिमेशन। तो आप पहले इसको सॉलिड से क्या बनाओगे बेटा? गैस, क्योंकि आईई का स्टार्टिंग तो गैस से होगा। ये जो प्रोसेस आपको दिखाई गई है स्टेप 1, ये आईई का पार्ट नहीं है, ये सब्लिमेशन है। आई का स्टार्टिंग ही गैसियस से होगा। तो सबसे पहले आपने मेटल को सॉलिड से गैस बनाया, सॉलिड से गैस बनाने के लिए आपने जो एनर्जी दी उसे क्या बोला बेटा? हमने सब्लिमेशन एनर्जी। और आप देखिए सब्लिमेशन एनर्जी में यह साइन कैसा लगा हुआ है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रोसेस एंडो है, क्योंकि तो ये आई की तो बात करी अपन ने, एंडो वेंडो क्यों है? सॉलिड में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, और गैस ले जाना है मतलब पार्टिकल्स को दूर करना है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ाना है या कम करना है? कम करना है। और जब भी अट्रैक्शन तोड़ना होगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़े, इसलिए प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडो। अब ऐसे जाओगे तो प्रोसेस एक्सो हो जाएगा। अगर ये एंडो है तो ये एक्सो हो जाएगा, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वाली कहानी चल रही है। अब आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट सुने। यहां पर जब ये गैसियस में चेंज हो गया बेटा, बहुत ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, गैसियस में चेंज हो गया तो मैंने इसको कुछ एनर्जी दी, और उस एनर्जी देने पर इसने अपना पहला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? M+ में। मान लीजिए वो जो एनर्जी हमने इसको दी, उस एनर्जी का नाम मैंने क्या बोल दिया बेटा? E1। M को E1 एनर्जी देने पर M ने अपना पहला इलेक्ट्रॉन लूज करा, और किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? M+ कैटायन में। इसी तरीके से मान लीजिए मैं और एनर्जी देकर इसको किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा? M+2 में। और फिर मैं और एनर्जी देकर इसको किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा? M+3 में। ध्यान से देखिएगा, वो जो एनर्जी हम लोगों ने यहां पर दी है उसको मैं E1 E2 E3 से रिस्पेक्टिवली दिखा दे रहा हूं। अब हमें ये कंपेयर करना है कि ये E1 E2 E3 बराबर है, कम है, ज्यादा है, कौन I1 है, कौन I2 है, कौन I1 + I2 है, कौन क्या है क्या नहीं है, वो सब देखते हैं। सबसे पहली बात, M M+ M+2 M+3, क्या ये, मैंने आपको बोलता 6 तरह के क्वेश्चन बनते बेटा, इस टाइप को देख के पहचानिए क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है।
एम प्लस टू एम प्लस थ्री, क्या डिफरेंट स्पीशीज सेम एलिमेंट? हाँ। और इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, जेड इफेक्टिव। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा? हाँ। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। आई बढ़ेगा मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब निकालने, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब है E1 से ज्यादा एनर्जी E2, E2 से ज्यादा E3। पहली बात तो ये समझिए कि ये सक्सेसिव आई जो आप दे रहे हो ये बढ़ रही है, ठीक। अब कौन सी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझते हैं। ये बात समझिएगा यहां पर ध्यान से बेटा, किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। जैसे यहां पर देखो, E1 मैंने किसको दिया? M को। तो मैं यहां पर, इधर ध्यान दीजिएगा, M लिख रहा हूं, है ना। अभी इसके नीचे कुछ चीजें आएंगी। ये E2 को जो है ना, E2 देने के लिए मेरे पास दो रिएक्टेंट है। मतलब E2 के लिए ये भी रिएक्टेंट का काम कर सकता है और E2 के लिए ये भी रिएक्टेंट साइड का काम कर सकता है। तो E2 के लिए मैं दो टर्म्स में डिफाइन करूंगा, एक तो M के टर्म्स में और एक M प्लस के टर्म्स में। ऐसे E3 एनर्जी जो है ना, ये तो प्रोडक्ट है, इसके लिए रिएक्टेंट तीन हो सकते हैं। आप तीन के टर्म्स में इसको डिफाइन कर सकते हो। पहला M के टर्म्स में, दूसरा M प्लस के टर्म्स में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, और तीसरा M+2 के टर्म्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो किसके टर्म्स में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा वो समझते आइए। सबसे पहले M की बात कर रहा हूं क्योंकि M तीनों में कॉमन है। एक बात समझिएगा, E1 की बात हो रही है। ये E1 एनर्जी M को दी गई या M+ को दी गई? M को। और आप बताइए, ये E1 देने पर M के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, E1 देने पर M का कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला? पहला, दूसरा या तीसरा? पहला। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को क्या बोला जाएगा? IE1। मतलब I1 ऑफ M इज डिफाइंड एज E1 या E1 इज डिफाइंड एज I1 ऑफ M, या दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा? बराबर। आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अभी M के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं और मैं कौन सी एनर्जी डिफाइन करना चाहता हूं? E2। तो हमारा ध्यान यहां होगा E2 पे। अब बताइए, M के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं और E2 की बात कर रहा हूं। E2 देने पर M का पहला इलेक्ट्रॉन निकला या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला? दूसरा। किसका? M का। M के रिस्पेक्ट में बात करो। फिर से देखिए, E2 देने पर, ये एनर्जी देने पर M का पहला इलेक्ट्रॉन निकला या M का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला? दूसरा। तो इस एनर्जी को डिफाइन किया जाएगा IE2 ऑफ M, और ये E2 इक्वल टू IE2 ऑफ M है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E3 पे आते हैं M के रिस्पेक्ट में। M के रिस्पेक्ट में E3 को देखिएगा, M को ये एनर्जी देने पर M का पहला इलेक्ट्रॉन निकला या M का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला या M का तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला? तीसरा। तो इसे बोला जाएगा IE3 ऑफ M। मतलब E1 इज इक्वल टू I1 ऑफ M, E2 इज इक्वल टू I2 ऑफ M एंड E3 इज इक्वल टू I3 ऑफ M। हमें आगे भी सिलेबस में ये M+ अभी हम लोग समझ लेंगे, लेकिन हम आगे जब भी I1, I2, I3 बोलेंगे तो हम हमेशा न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। खैर, आइए अब M+ पे आते हैं। अब आपने अपना रिएक्टेंट किसको मान लिया बेटा? M+। चलिए M+ के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? E2 और E3 की। ठीक है, E2 देने पर M+ को एक एंटिटी मान लीजिए। E2 देने पर M+ का कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? पहला या दूसरा या तीसरा? पहला। M+ का पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसे बोला जाएगा IE1 ऑफ M+, और ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी क्योंकि E2 ही ये है और E2 ही ये है, और ये तीनों एक ही बात है। कुछ भी बोल दो, इनमें से एक ही बात है। आइए इधर M+ के रिस्पेक्ट में देखिएगा, और E3 की बात चल रही है। M+ के रिस्पेक्ट में E3 की बात चल रही है। M+ को अगर आप एक एंटिटी मान लें तो बेटा E3 देने पर इस एंटिटी का पहला इलेक्ट्रॉन निकला या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला? दूसरा। तो M+ के रिस्पेक्ट में ये IE2 को डिफाइन करेगा, और ये दोनों तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी बेटा? बराबर। अब M+2 पे आइए। M+2 को एक एंटिटी मान लीजिए और E3 की बात चल रही है, तो ये एनर्जी देने पर इस एंटिटी का पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या दूसरा निकल रहा है बेटा? पहला। तो इसे बोला जाएगा IE1 ऑफ M+2, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा? बराबर। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि E3 इज इक्वल टू I3 ऑफ M, E3 इज इक्वल टू I2 ऑफ M+, या E3 इज इक्वल टू I1 ऑफ M+2, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि I1 ऑफ M+2 इज इक्वल टू I2 ऑफ M+, एंड I1 ऑफ M+2 इज इक्वल टू I2 ऑफ M+ एंड I3 ऑफ M। ये सारी बातें सेम है। अब एक बात बताओ, अल्टीमेटली मैंने शुरू में आपको बोला लेफ्ट टू राइट जाने पर ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट बेटा, M, M+, M+2, M+3, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। अगर हम इसमें लेफ्ट टू राइट की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ रहा है,
पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब है कि जो IE है वो भी बढ़ेगी। और मैं अब केवल न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर IE बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है I1 से ज्यादा I2, I2 से ज्यादा I3। तो यहां पर हम इस I1, I2, I3 को ही क्या बोल रहे हैं बेटा, सक्सेसिव IE। इसका मतलब ये बोला जा सकता है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हमेशा इंक्रीज होती है। लेकिन ये बात वैलिड किसके लिए, सेम एलिमेंट के लिए। ये सारी कहानी सेम एलिमेंट की चल रही, एक ही एलिमेंट की। जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन बोला, तो नाइट्रोजन की ही I1 से ज्यादा नाइट्रोजन की ही I2 होगी, उससे ज्यादा नाइट्रोजन की ही I3 होगी। ऐसा मत करना कि नाइट्रोजन का तो I1 ले लिया, ऑक्सीजन का I2 ले लिया, फ्लोरीन का I3 ले लिया, और फिर आप बोलो कि I1 से ज्यादा I2 होता है और I2 से ज्यादा I3 होता है। सेम एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आई हमेशा बढ़ती है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की आप डिफरेंट डिफरेंट आईज लेंगे, उनका जो केस है वो अलग हो सकता है। तो पहले ये लिखे, इसके स्टेटमेंट लिखवाता हूं मैं। फॉर सेम एटम या फॉर सेम एलिमेंट, जैसा चाहे वैसा लिख लें, एक ही बात है। फॉर सेम एटम सक्सेसिव IEs ऑलवेज इंक्रीज। और सेम एटम सक्सेसिव IEs ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग बेटा, एक दो क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली डिपिक्ट्स, which of the following equation correctly depicts, जिसको समझना है करेक्टली रिप्रेजेंट्स लिख लेना। which of the following equation correctly depicts first ionization energy of metal M। ये चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, और ये चारों किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी आपको समझना है ना। क्वेश्चन अभी एक ही है, पर इसमें चार क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो कौन सी इक्वेशन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभी मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या होता है, बताने की कोशिश करिएगा। चलिए बेटा, है ना, पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन सी बात क्या रिप्रेजेंट करे उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये यहाँ पर M सॉलिड से M गैसियस दे रखा है, मतलब क्या ये सब्लिमेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर M+ लिख देता, इधर यहां पर मैं M सॉलिड से M+ लिख देता, तो बताइए ये क्या अब I1 को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये केवल I1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सब्लिमेशन एनर्जी प्लस I1 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आइए यहां पर M से M+ पे जा रहे हैं। अब मैं थोड़ी इससे पहले एक बात आपको समझा दूं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात बताइए, मैंने आपको बोला था एक इलेक्ट्रॉन निकालना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, दो इलेक्ट्रॉन निकालना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, तीन इलेक्ट्रॉन निकालना, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। ये सारी बातें सेम नहीं होती है, ठीक है। तो इस पर डिस्कशन करते हैं, ध्यान देखिएगा। तीन इलेक्ट्रॉन मैंने आपके सामने दिखा रखे हैं। यहां पर किसी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना? पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बेटा? IE1। क्या बोलेंगे? किसको निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी? पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? I1। अच्छा, किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को भी क्या I1 ही कहा जाएगा या कुछ अलग होगा? बताइए। सेम है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालो या एक इलेक्ट्रॉन निकालो, ये दोनों बात सेम है, क्योंकि अभी एक ही की बात हुई है। ठीक है, वही पहला है, वही एक है। लेकिन अगर किसी एटम में से आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? I2। लेकिन अब मैं बोलूं किसी एटम में से दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है पहला भी निकालना है और दूसरा भी निकालना है। अभी ये दो बात है ना, पहले किसी एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है और दो इलेक्ट्रॉन निकालना। दूसरा निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को क्या बोलोगे? I2। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए I1 भी लगेगा, I2 भी लगेगा। मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब I1 + I2 दोनों देना पड़ेगा आपको। किसी एटम में से केवल तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, I3, और तीन इलेक्ट्रॉन निकालने तो I1 + I2 + I3। इस तरह की बात चल रही है। आप देखिए बी वाली इक्वेशन, देखिए बी वाली जो इक्वेशन आपको दे रखी, वहां पर M जो आइसोलेटेड एटम है उसमें से आपने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? एक, या फिर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला।
क्या देना पड़ा होगा, IE1, यही पूछा है क्वेश्चन में, यही आंसर है। सेकंड वाले पे आइए, जो ऑप्शन सी है, आपने m से डायरेक्टली m+2 बनाया, इसका मतलब दूसरा निकाला कि दो निकाले, दो निकाले, और दो निकालने का मतलब है पहला भी निकाला दूसरा भी निकाला, मतलब I1 भी दिया और I2 भी दिया। आइए फोर्थ वाली इक्वेशन पे आइए, m प्लस से m+2 बनाया। क्वेश्चन में m के बारे में पूछा है, m प्लस नहीं पूछा है, m के बारे में पूछा है। तो मुझे बताइए क्या इस m प्लस से पहले m ने m प्लस बनाया होगा बेटा? हाँ, तो m के रिस्पेक्ट में यदि मैं देखूं तो m के रिस्पेक्ट में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला है, और इसीलिए ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, IE2 ऑफ m, या फिर आप बोर्ड पे भी देख ले, बीच वाली जो E2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, IE2 ऑफ m। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखिएगा स्टेटमेंट। फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस, फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस, फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन लिख ले, फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस दोनों इक्वेशन लिख ले। बहाने बहुत है दुनिया में। क्या, कौन बोला? हाँ, क्या हुआ बेटे? हेडेक होने लगता है, सर पे ऐसे दुपट्टा बांध के रखा करो, कान में रुई लगा के आ जाया करो, है ना? अभी तो धीरे ही तो बोल रहा हूँ बेटा, मेरे तो खुद का गला खराब है, अभी मेरा खुद का गला खराब हो रहा है तो धीरे बोल रहा हूँ मैं। दोनों इक्वेशन लिख ली? लिख ली? जहां तक लिखा है उसके बाद दोनों इक्वेशन लिखे, फिर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। लिख लिया? कैलकुलेट, कैलकुलेट सेकेंड IE ऑफ A, सेकेंड IE ऑफ A। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 250। ठीक है, C 250, B 250, B। देखो पहली वाली जो इक्वेशन बेटा A से A+ वाली लिखी हुई है, वहां पर आप वैल्यू देखें कितना दे रखा है, 150। मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, IE1 को, क्योंकि इक्वेशन अगर आप देखें तो A से हमने क्या बनाया बेटा, डायरेक्टली A+, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, वो भी पहला ही इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए लगने वाली एनर्जी क्या कहलाएगी, IE1। सेकेंड वाली इक्वेशन पे आइए, आपने डायरेक्टली A से A+2 बनाया, मतलब न्यूट्रल से दो इलेक्ट्रॉन निकाले, दो निकाले मतलब I1 भी दिया IE2 भी दिया। I1 प्लस I2 का समेशन कितना है बेटा, 400। I1 की वैल्यू आपको पहले इक्वेशन से मिली हुई है, तो आप IE2 इजीली दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, और आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 250। चले, ये लिखने के बाद इधर जो फैक्टर लिखे हुए इसको छापे फटाफट, 1 2 3। चलो बेटा, है ना, यहां पर ध्यान देंगे सब लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग आई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आई में आप सबसे पहले देखेंगे 3 फैक्टर आपके सामने लिखे, फोर्थ फैक्टर वहां पर है, अभी एक फिफ्थ फैक्टर और बचा हुआ है, 5 फैक्टर है टोटल इसमें। सबसे पहली बात अगर हम लोग करें, ये जो फैक्टर नंबर 1 2 3 है, इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटे। यहाँ पर याद करिए, मैंने बोला था आपको, चाहे रेडियस हो, जेड इफेक्टिव हो, IE पढ़ रहे हैं, EN भी जब पढ़ेंगे तो 6 टाइप के क्वेश्चन बेटा फ्रेम हो सकते हैं। जो उन 6 में से शुरू के 4 कैटेगरी है उनको हम लोग फैक्टर्स में समझ लेंगे, और जो फिफ्थ और सिक्स्थ वाली कैटेगरी उसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर हम उसको डिस्कस करेंगे। दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप। याद करिए, जैसे दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप में रेडियस की जब बात आई थी तो मैंने एक तो एस ब्लॉक में जिगजैग जिगजैग उल्टा है आपको बताया था, और पी ब्लॉक में बोला था ऐसे केसेस को हमने शेल नंबर से सॉल्व किया था। और रैंडम जब क्वेश्चन आया था, एक लिथियम आयोडीन वाला क्वेश्चन आपको कराया था कि मेटल क्ले मेटालिक रेडियस, नॉन मेटल क्ले कोवेलेंट रेडियस, उससे हमने सॉल्व किया था। यहां पर आइए, पहला केस हमारा बनेगा बेटा इना पीरियड, दूसरा बनेगा इना ग्रुप, तीसरा बनेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, चौथा बनेगा डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। इन चारों को कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जेड इफेक्टिव इन अ पीरियड की बात करें। देखिए, इन अ पीरियड हम लोग शुरू से एक बात करते आ रहे हैं कि पीरियड में जेड इफेक्टिव अच्छी तरीके से काम करता है, जबकि ग्रुप में जेड इफेक्टिव लेटर के हिसाब से ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता था। पीरियड में हम लोग जिस फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो रेडियस रहा हो, चाहे वो IE हो, चाहे वो EA पढ़ेंगे, चाहे वो EN पढ़ेंगे, पीरियड में हमेशा हमारे पास जो हथियार रहेगा बेटा सॉल्व करने के लिए, वो कौन रहेगा, इफेक्टिव। अब रेडियस में ध्यान सुनना, रेडियस के केस में पीरियड में हमने सिर्फ जेड इफेक्टिव लगाया था, टाइप ऑफ रेडियस लगाया था, एक पॉइंट ये भी था। IE में जेड इफेक्टिव तो लगेगा ही लगेगा, EA में भी जेड इफेक्टिव लगेगा, EN में भी जेड इफेक्टिव लगेगा, लेकिन हाँ, जेड इफेक्टिव के साथ साथ कोई और फैक्टर भी पैरेलली काम करेगा। तो जैसे हम लोग पीरियड की बात करें तो IE के अंदर पीरियड में जेड इफेक्टिव के साथ साथ जो दूसरा फैक्टर आपको काम करते हुए दिखेगा वो क्या रहेगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करेगा वो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहले हम जेड इफेक्टिव की बात समझ लेते हैं।
ये बात बताइए, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है या कम होता है? बेटा बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने का सीधा सीधा मतलब क्या है? न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और अगर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब है, अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है आपको इस प्रोसेस में। क्या इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल। और मुश्किल काम को कराने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो हमें यह पता चल गया कि भैया जेड इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल तो एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। क्या जेड इफेक्टिव और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? बेटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियस इनवर्सली था, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस कम। रेडियस की जो प्रॉपर्टी है आई ई ए एन, उससे ठीक अलग चलेगा। आई बढ़ा है, ये भी बढ़ेगा, एन भी बढ़ेगा, रेडियस कम होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस बढ़ता है, आई ई एन कम होगा। तो रेडियस की प्रॉपर्टी और आई ई एन की प्रॉपर्टी बिल्कुल इनवर्स चलती है। ठीक है, आइए सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट है एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप। इनर ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो बेटा टॉप टू बॉटम जाने पर याद करिए, जब हमने इससे पहले रेडियस पढ़ा था तो रेडियस में हम रेडियस को एज अ फैक्टर यूज नहीं कर सकते थे, तो वहां हमने शेल नंबर को एज अ फैक्टर यूज किया था। टॉप टू बॉटम जाने पर शेल नंबर बढ़ते हैं, शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ रेडियस बढ़ता है, और रेडियस बढ़ेगा इसका मतलब है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, और आसान काम को कराने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब है रेडियस बढ़ने के साथ साथ आई कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। आप रेडियस लिख दो, नंबर ऑफ शेल लिख दो, एक ही बात है, पर हम लोग अब रेडियस पढ़ चुके हैं इसलिए हम रेडियस से सॉल्व करेंगे। दूसरी बात ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं, डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप में याद करिए, मैंने ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 18 सबको पीरियोडिक टेबल पूरा ड्रॉ करके आपको रेडियस का ऑर्डर बताया था, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ डिटेल में समझाया था। डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे, और मैंने इसलिए बोला भी था उस टाइम पे कि जो रेडियस के ट्रेंड्स हम डाउन द ग्रुप पढ़ रहे हैं ये काम आएगा आपको, जब हम आई ई एन पढ़ेंगे तब काम भी आता है। क्या डाउन द ग्रुप जाने पर दो अलग अलग टाइप के ट्रेंड्स आपको देखने मिले थे, एक विद कॉन्ट्रैक्शन और एक विदाउट कॉन्ट्रैक्शन? हाँ या ना बेटा? हाँ। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप कौन कौन से थे? वेरी गुड। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 16, 17, 18, पूरा एस ब्लॉक और बाद वाला आधा पी ब्लॉक। ये वो वाला केस था जहां कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता था। अगर वहां कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता था तो डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ वहां रेडियस रेगुलरली बढ़ता था, और रेडियस रेगुलरली बढ़ेगा, आई लगा। उनके ग्रुप की आई का ट्रेंड आपको पता है, वहां रेडियस बढ़ा था, आई कम हो रही होगी, एग्जैक्ट यही ट्रेंड निकल के आएगा। जब हम विद कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप्स में जाएंगे, मतलब 3 से लेकर, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 4 से लेकर 15 तक जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप्स है, वहां पर डाउन द ग्रुप जाने पर वहां भी रेडियस जनरली बढ़ेगा। लेकिन जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगा था, या टीसी लगा था या एलसी लगा था, जो भी लगा था, जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगा था वहां पर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने के साथ साथ बराबर भी हो गया था, ऑलमोस्ट इक्वल। वो बराबर होने का रीजन क्या था? जेड इफेक्टिव का बढ़ना। तो जहां जहां रेडियस बढ़ रहा था वहां वहां तो आई कम होगा, लेकिन जहां जहां साइज बराबर हुए थे, वो क्यों बराबर हुए थे? जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा कि जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगा था वहां आई बढ़ जाएगी, और बाकी हर जगह आई डाउन द ग्रुप कम होगी। ये ट्रेंड्स निकल के आएंगे आपके सामने। खैर, अभी हम लोग नॉर्मल ट्रेंड की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, आई कम हो जाएगी। थर्ड केस पे आते हैं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट दे दिया जाए बेटा, तो इसमें और कोई दिमाग नहीं लगाना, एक ही कॉन्सेप्ट है शुरू से आखिरी तक। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, और जेड इफेक्टिव और आई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। और यही बात अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है सक्सेस टू आई। सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज थे, एम प्लस 2, एम प्लस 3। क्या जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था आईई भी बढ़ रही थी बेटा? यस, यही बात हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी। चलिए, अब ये तो हमने कोई एक जनरल डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन वाले पॉइंट पे। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट में बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, डिटेल में समझना ना, ये तो लिखना है अभी आपको, पर इसको रोक दे, अभी थोड़ी देर इसको समझ लेते हैं फिर इस पे आते हैं। बेटा एक बात बताओ मैंने आपको बोला था पीरियड में जब भी क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन क्या सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और ज्यादा से ज्यादा फोर्थ पीरियड का होगा बेटा? हाँ, अरे हाँ या ना?
मैं ही हाँ बोल लू, मैं ही ना बोल लू, तुम भी तो कुछ बोलो। हाँ वेरी गुड। अब देखो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड तक का क्वेश्चन आएगा। हम लोग पहले किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? सेकंड पीरियड के। जो ट्रेंड मैं सेकंड पीरियड का बताऊंगा वही ट्रेंड किसका होगा बेटा? थर्ड पीरियड का, क्योंकि एसएनपी ब्लॉक और इसमें हमें पढ़ना होगा डी ब्लॉक, 3D सीरीज, तो उसको अलग रखते हैं। सेकंड पीरियड से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा आई के क्वेश्चन में है ना, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको सबसे पहले थोड़ी देर पहले बोला, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, एक इलेक्ट्रॉन निकालना, दूसरा निकालना, दो निकालने, तीसरा निकालना, तीन निकालने, इनमें कोई डिफरेंस होता है। तो एक तो ये सबसे पहली बात हुई। दूसरी बात क्या हुई कि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन बोलेगा I1 का ऑर्डर निकालने के लिए, या I2 का ऑर्डर निकालने के लिए, I3 का ऑर्डर निकालने के लिए, जनरली इन्हीं में से कुछ आएगा। मैक्सिमम टाइम तो I1 पूछता है बेटा, डी ब्लॉक के लिए I2 या I3 भी पूछ लेता है। I1 का ऑर्डर बनाने का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लें, क्योंकि यहां गलती करते हैं बच्चे यूजुअली। I1 का ऑर्डर बनाने का मतलब मुझे बताइए, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से क्या होगा? I1 का ऑर्डर बनाने का मतलब अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है या अब तक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है? सोच लो आराम से। न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, पहले ही समझा दिया। आगे जो बोलूंगा वो एम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, M+M+2 की बात नहीं कर रहे हैं। I1 का मतलब क्या है? मैंने बोला आपको I1 का ऑर्डर बनाना है, इसका मतलब क्या है? आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं या नहीं निकाला है? सोच लो फिर से। I1 का ऑर्डर बना रहे हो आप? सोच लें आराम से। I1 का ऑर्डर बनाने का अर्थ यह है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगने वाली है, उसका ऑर्डर आपको बनाना है। अभी तक दो बातें होती है, I1 का ऑर्डर बनाना, I1 कितनी देनी है, और एक होती है I1 दे दी। दो अलग अलग बातें। I1 कितना देना है और I1 दे दिया। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख के आए कि I1 का ऑर्डर बनाइए, ये पूछना चाहता है बेटे कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको I1 देनी है सबको, वो कितनी देनी है, उसका ऑर्डर आपको बनाना है। मतलब अभी तक एक भी इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगने वाली है। जबकि इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा था A+ और A+2, उसमें मैंने डेल्टा H वहां लिखा हुआ था, मतलब मैंने उतनी एनर्जी दे दी। तो I1 दे दिया का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और I1 कितनी देनी है इसका मतलब है अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। और जब ऑर्डर का क्वेश्चन आता है कि I1 का ऑर्डर बनाइए या 2 का या 3 का, वो ये पूछना चाहता है, उसका सिग्निफिकेंस ये निकलता है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी है, उसका ऑर्डर बनाइए। I2 का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी है, उसका ऑर्डर बनाइए। I3 का मतलब है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी है, उसका ऑर्डर बनाइए। क्या बात क्लियर है बेटे? अरे हाँ। I1 इधर देखिए, I1 का मतलब रहेगा, जब भी ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा, विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन, विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन। I2 का मतलब होगा रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर बनाने के लिए है ना, जब बोल दे कि I1 दे दी तब तो निकल गया पहला इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑर्डर बनाने का जब क्वेश्चन आएगा तो इसका सिग्निफिकेंस ये निकलता है। और I3 का मतलब है रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको खुद मानना पड़ेगा, ये I2 का ऑर्डर बोला तो आपको ये मान लेना है कि एक निकल चुका है, और उसके बाद की कहानी आपको एनालाइज करनी है। अब देखो एक बात और सुने, आई के क्वेश्चन को बच्चे लोग क्या करते हैं, आपको देखो जैसे मान लो बोला लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ये 4 दे दिए, ठीक है, और बोला इसके I1 का ऑर्डर बनाइए, इसी के I2 का ऑर्डर बनाइए, इसी के I3 का ऑर्डर बनाइए। तो बच्चा क्या करते हैं कि बच्चे सिंबल देख के सॉल्व करते हैं। क्या देख के सॉल्व करते हैं? सिंबल, कि मुझे लिथियम का I1 का ऑर्डर बनाना है, मुझे लिथियम का I2 का बनाना है। होता क्या है, आई का क्वेश्चन सिंबल देखकर सॉल्व नहीं किया जाता है, आई का क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन देखकर सॉल्व किया जाता है। क्या देखकर सॉल्व किया जाता है? कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई का क्वेश्चन कभी भी सिंबल देख के सॉल्व नहीं करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखकर सॉल्व करेंगे। इसीलिए I1 का जब आप ऑर्डर बना रहे हो तो विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। I2, remove 1 electron and write the electronic configuration. Write the electronic configuration. जब भी आपको I1 बोले या I2 बोले या I3 बोले, इसका मतलब यह हुआ कि I1 का मतलब है बिना किसी इलेक्ट्रॉन को निकाले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन निकली है,
दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, क्योंकि देखने में तो आपको सबकी शक्ल एक जैसी दिखेगी लेकिन प्रॉपर्टीज बदल चुकी होती है बेटा। होता क्या है, जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन याद करें, 2s1 है, 2s2 है, 2p1 है, p2 है, p3 है, p4 है, p5 है और p6 है। अब एग्जाम में जब आप पीरियड का क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड सबसे पहले S1 कॉन्फ़िगरेशन आता है, फिर S2 आता है, फिर P1 P2 P3 P4 P5 P6 आता है। क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, ऐसा बना देगा, एक एलिमेंट A है, एक B है, एक C है, एक D है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p4 बा, इसका 2s2, इसका 2s1, इसका 2p6। बताइए किसकी आई ज्यादा किसकी कम। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन लेफ्ट में आता है, कौन राइट में आता है। तो पहले आप उसको अरेंज करेंगे कि सबसे लेफ्ट में कौन आएगा बेटा, S1, फिर कौन आएगा S2, फिर कौन आएगा P1 P2 P3 P4, फिर कौन आएगा, फिर लेफ्ट टू राइट अरेंज करने के बाद फिर आप आगे फैक्टर लगाएंगे। तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन पहचानना आना चाहिए। मुझे बताइए, जब हम पीरियड की बात करते हैं तो सबसे पहले पीरियड की शुरुआत क्या S ब्लॉक से और खात्मा P ब्लॉक पे होगा या नहीं होगा? होगा। तो सबसे पहली जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी किसी भी पीरियड की वो S1 फिर S2 फिर P1 P2 P3 P4 P5 P6। चलिए ये तो पहली बात समझी अपन ने। दूसरी बात, कॉन्फ़िगरेशन में अब क्या होगा कि जब I1 बोला, सुनते आना समझते आना इस बात को, जब I1 बोला तो आपको क्वेश्चन में तो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन दिख रहा है, और कॉन्फ़िगरेशन तो अभी भी लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन की ही है। पर जैसे I2 बोलेगा क्वेश्चन में तो वो ये लिख के देगा कि लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन का I2 निकालो। अब आपको दिखेगा तो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, लेकिन अंदर I2 का मतलब ये हुआ कि कॉन्फ़िगरेशन बदल गई है बेटे, और कॉन्फ़िगरेशन बदल गई है तो अंदर की प्रॉपर्टी भी बदल गई होगी। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि आई के क्वेश्चन को सिंबल देख के सॉल्व करना है या कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करना है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन से। अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा उसको समझा रहा हूं, 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम लोग फोर्थ और फिफ्थ फैक्टर पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे वो पहले थोड़ा सा उसका हिंट दे रहा हूं, याद करवा रहा हूं, समझाने का काम बाद में करूंगा। बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर अभी हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड हमारे पास दो हथियार, एक तो जेड इफेक्टिव और एक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा दिया कि S1 S2 P1 से लेकर P6 जाएगा। बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा जो फैक्टर है काम करेगा वो कौन काम करेगा, जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। अगर आई बढ़ेगा इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम से ज्यादा आई किसका होना चाहिए बेटा, बेरिलियम का, फिर बोरॉन का। ऐसा कुछ ऑर्डर होना चाहिए था आई के बेसिस पे, जेड इफेक्टिव के बेसिस पे। लेकिन ध्यान सुनना, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लाइन याद करिए इसको, लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ेगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ S2P1 और P3 P4 में एक्सचेंज होगा। ध्यान सुनेगा, क्या बोला मैंने, लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ेगा, लेकिन S2P1 और P3 P4 में एक्सचेंज होगा। अब ये जो P3 P4 और S2P1 में एक्सचेंज होगा ये क्यों होगा उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में समझेंगे। ध्यान सुनेगा। खैर, क्यों एक्सचेंज बोला इसको, देखो कायदे से S2 के मुकाबले P1 का जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए, P3 के मुकाबले P4 का जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट है तो पर फिर भी ये जो ऑर्डर है ये ऐसा घूमता हुआ मिलेगा। फिर से सुनना, कुछ बच्चों को मैंने देखा है, आप में से भी होंगे कई कलाकार ऐसे जो ये याद कर लेते हैं कि बेरिलियम और बोरॉन को बदल देना है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बदल देना है। आई का क्वेश्चन सिंबल से सॉल्व होगा या कॉन्फ़िगरेशन से? बेरिलियम बोरॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन याद मत करना, वरना I2 का क्वेश्चन आते ही खेल खराब हो जाएगा। आप वहां भी बेरिलियम बोरॉन बदल दोगे, आप वहां भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बदल दोगे, जबकि कॉन्फ़िगरेशन तो बदल चुकी है, कहानी बदल जाएगी। याद रखिए, बेरिलियम बोरॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन याद नहीं करना है, S2P1 और P3 P4 में एक्सचेंज होगा, ये याद करना है। अब उस पर कैसे आते हैं, क्यों एक्सचेंज होता है वो समझते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं ना। ये तो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब आए इधर देखिए 2 मिनट में, सबसे पहली बात कर रहे हैं बेटा P3 P4 के एक्सचेंज के बारे में, फिर S2P1 पे आएंगे। P3 P4 का एक्सचेंज समझते हैं। एक बात देखिए, यहां पर लिखा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बोला कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करना है, और P3 P4 में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज का मतलब है वैसे तो P4 का आई ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन एक्सचेंज की वजह से P3 का आई ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये ऑर्डर में आगे चले जाएगा और ये पीछे चले जाएगा। एक बात और क्लियर कर ले, P3 का एक्सचेंज केवल और केवल P4 से ही हुआ। दिमाग मत लगाना वहां पर कि P3 का एक्सचेंज P5 से भी कर दो, क्योंकि इसमें जो हम रिजल्ट समझेंगे या जो इसका जो फैक्टर समझेंगे वो स्टेबिलिटी का है।
तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर P3 तो आपने बोला था स्टेबल है, हाफ फील्ड है, स्टेबल है, तो सर आपने बोला था स्टेबल अपने बाद वाली अनस्टेबल से बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकलेगा। तो क्या करेगा एग्जामिनर ने, मान लो ये गायब कर दिया, ऑक्सीजन दिया ही नहीं, क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी सारे लाइन से देगा, कुछ कुछ गायब करके दे देगा, इनका ऑर्डर बना दो। अब इनका ऑर्डर बनाओगे तो आपको इधर P3 दिखेगा, इधर P5 दिखेगा। सर आपने तो बोला था कि P3 अपने बाद वाले से चेंज हो जाएगा। अरे P3 अपने बाद वाले से चेंज होगा, लेकिन वो एडजेसेंट की बात कर रहा हूं मैं कि P3 केवल और केवल P4 P3 को P5 से, ऐसे S2 सिर्फ और सिर्फ, अगर ये नहीं दिया तो नहीं बदलेगा, S2 बदलेगा केवल P1 के साथ, S2 को P2 से मत बदल देना वरना यही मिलेंगे अगले साल अपन। ठीक है, आइए इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते बेटे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहली बात आ रही बेटा, कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप की होती है, पहला तो स्टेबल, दूसरा नॉर्मल। अनस्टेबल बोलना गलत है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। अनस्टेबल आप मान लो उसको, स्टेबल के ऑपोजिट अनस्टेबल, लेकिन ठीक है वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, अनस्टेबल बोलना गलत है। खैर, एक होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एक हो गई नॉर्मल या अनस्टेबल। आपके हिसाब से अगर मैं बोल दूं तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो कैटेगरीज हम लोग हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक होता है हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है फुली फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड स्टेबल या फुल फील्ड की अगर मैं बात करूं तो बेटा 4 सबशेल होते हैं हमारे पास, एसपीडीएफ। एस में कितना डब्बा होता है बेटा, 1, पी में 3 डब्बे, डी में 5 डब्बे, एफ में 7 डब्बे। जितने डब्बे अगर सब में सिंगली ऑक्यूपाइड एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो हाफ फील्ड होगा, और हर डब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन है मतलब वो फुली फील्ड होगा। तो S1 P3 D5 F7 आपको हाफ फील्ड दिख सकते हैं और S2 P6 D10 F14 आपको फुल फील्ड दिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहां पर आप देखें S1 लिख के मैंने काटा हुआ है, इसका मतलब है S1 देखने में आपको क्या दिखेगा, हाफ फील्ड, लेकिन S1 एक्चुअल में हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कंसिडर नहीं होता है। बहुत जरूरी बात है, ध्यान सुनना। आगे सिलेबस में बहुत सारी जगह मैं आपसे पूछूंगा कि क्या S1 हाफ फील्ड स्टेबल या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं, तो अपने को क्लियर होना चाहिए कि S1 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कंसिडर नहीं कर। अब बात ये आती है कि सर ठीक है, मान लिया आपने बोला स्टेबल नहीं है, नहीं कंसिडर करते, पर क्यों नहीं करते, इसको स्टेबल दिख तो रहा है मुझे, तो इसको स्टेबल क्यों नहीं माना जा रहा है या क्यों स्टेबल नहीं माना, कारण समझिएगा। कारण है एक्सचेंज एनर्जी। कारण क्या है बेटा, एक्सचेंज एनर्जी। अब ये एक्सचेंज एनर्जी कौन से खेत की मूली है, एनसीईआरटी उठाइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर उठाइए, उसके लास्ट पेज पे चले जाइए, एक्सचेंज एनर्जी मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी क्या बोलता है, ध्यान सुनिएगा, समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक्सचेंज एनर्जी में जो कंडीशन बन के आ रही बेटा वो ऐसी है, देखिएगा, S1 P3 D5 और F7 नहीं लिख रहा हूं, SP3 है ना, ये D से समझा देता हूं। देखिए मुझे बताइए, S1 कहने का मतलब यहां एक इलेक्ट्रॉन है, P3 कहने का मतलब एक एक एक, और D5 कहने का मतलब एक 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 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होगा बेटा। अब हो क्या रहा है, P3 जो है ना, याद करिए आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहने का मतलब है जिनकी एनर्जी सेम होती है, और ये P के जो तीनों डब्बे PX PY PZ इनकी एनर्जी आपस में क्या होती है बेटा, सेम, और D के जो पांचों डब्बे हैं इनकी एटॉमिक फॉर्म में एनर्जी क्या होती है बेटा, सेम। अब उसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को उठा के मैं यहां रख दूं और इस इलेक्ट्रॉन को उठा के मैं यहां रख दूं, बात एक ही है, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। मतलब मैं इसको इससे एक्सचेंज कर सकता हूं और मैं इसको इससे एक्सचेंज कर सकता हूं, वैसे मैं इसको इससे एक्सचेंज कर सकता हूं। मतलब यहां पर बताइए, ये देखने में तो सिंगली ऑक्यूपाइड भी है, और क्या यहां पर एक्सचेंज पॉसिबल है या नहीं है बेटा, है। अगर कोई सिंगली ऑक्यूपाइड है साथ ही साथ एक्सचेंज भी पॉसिबल है तो उसे स्टेबल माना जाता है। D5 पे आइए, क्या ये सारे सिंगली ऑक्यूपाइड है या नहीं बेटा, है। साथ ही साथ ये सारे डीजेनरेट है, तो मैं इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, या इसको इससे भी बदल सकता हूं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे भी बदल सकता हूं, और या फिर मैं इसको इससे और इसको इससे बदल सकता हूं, और या फिर इसको इससे भी बदल सकता हूं। इसका मतलब है यहां पर एक्सचेंज पॉसिबल है या नहीं है बेटा, है। अगर सिंगली ऑक्यूपाइड है, एक्सचेंज पॉसिबल है, तो उसे स्टेबल कंसिडर किया जाता है। ये सिंगली ऑक्यूपाइड तो है लेकिन इसके सेम एनर्जी का कोई दूसरा डब्बा नहीं है, तो आप इसको एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। तो दिखने में तो सिंगली ऑक्यूपाइड है लेकिन एक्सचेंज पॉसिबल नहीं बेटा, और अगर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब S1 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, ये पहली बात अपन ने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो S1 को स्टेबल नहीं मानना है, क्यों नहीं मानना, कारण मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कि हमें डिस्कशन करना है कि S2 P1 में एक्सचेंज होगा और P3 P4 में एक्सचेंज होगा, तो उस पे आते हैं। पहले P3 P4 को समझ रहे हैं। क्या P3 P4 में दोनों सबशेल सेम दिख रहे हैं आपको, P और P? अरे एसपीडीएफ सबशेल होते बच्चों, ये भी P ये भी P।
S2P1 हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें सबशेल बदल जाएंगे, एक S सबशेल होगा, एक P सबशेल होगा। पहले हम सेम सबशेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेम सबशेल में मुझे बताइए क्या P3 आपको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बेटा दिख रहा है। पर इसी के ठीक एडजेसेंट एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी है P4। तो P3 और P4 में एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब जो स्टेबल है वो अपने से जस्ट बाद आने वाली अनस्टेबल से ऑर्डर में आगे चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा उसका कारण समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। बेटा एक कॉन्फ़िगरेशन है P3 और एक कॉन्फ़िगरेशन है P4, बहुत ध्यान समझना, लॉजिकल बातें, इसमें कुछ रटना नहीं आपको। हम यहां पर P3 P4 पढ़ रहे हैं, जब मैं EA पढ़वाऊंगा तो P2 और P3 पढ़ूंगा। इससे एक पहले वाला स्टेबल तो P3 रहेगा, यहां पर इसके बाद वाला पढ़ रहे हैं, वहां पर इससे क्यों, क्योंकि यहां आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे और वहां आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो सारी कहानी इस पर डिपेंड करती है। यहां पर बताइए पहले ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? बेटा स्टेबल, और ये क्या दिख रहा है? अनस्टेबल। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन स्टेबल होगा, उस हिसाब से अपन ने कॉन्फ़िगरेशन ली है, पहले कौन स्टेबल है और बाद में कौन स्टेबल बनेगा। ईए में पहले कौन स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद कौन स्टेबल बनेगा, वो आएंगे यहां पर। तो ये कहानी ऐसी चलती है, ठीक है। आइए P3 की बात कर रहा हूं, P4 की बात कर रहा हूं। बताइए इसमें से यदि आप इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये P2 बन जाएगा, बताइए स्टेबल रह जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा? बेटा अनस्टेबल। और ये P4 है, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन जाएगा? बेटा P3। बोलिए स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो कहानी है कि पहले कौन स्टेबल और बाद में कौन स्टेबल, उनके बीच में एक्सचेंज होने वाला है। मुझे बताओ अगर कोई चीज स्टेबल है तो क्या वो अनस्टेबल होना चाहेगी क्या? इसका मतलब है आप इसको बोलो कि इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं। अब इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा तो मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। क्या लगेगी? ज्यादा। ये अनस्टेबल है और आपने इसको लालच दिया तेरा इलेक्ट्रॉन निकलते देख तू स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या अनस्टेबल से स्टेबल जाना चाहेगा क्या? हाँ। तो इसको कोई बोलेगा कि भैया तेरे को स्टेबिलिटी मिल रही पर एनर्जी कम दूंगा, तो क्या बोलेगा? बोले कोई बात नहीं, स्टेबिलिटी तो मिल जाएगी, खत्म बात है ना। तो ये स्टेबल होने के लिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। दोनों का कंक्लूजन एक ही निकल रहा है। देखिए ये बाद में इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। जो बाद में इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार है मतलब उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है। तो बेटा P3 P4 में से अल्टीमेटली एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? P3 की। अब एक और बात उठती सवाल, ध्यान सुनना। सर मान लिया P3 स्टेबल था, ठीक है, P4 आपने कंपेयर कर, तो P5 और P3 को क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? इसका क्या रीजन है? सोचो आराम से। एक्चुअल में यहां पर जंग बेटा दो चीजों की चल रही है, एक तो Z इफेक्टिव और एक स्टेबिलिटी। यहां से P3 से P4 जाने पर Z इफेक्टिव एक ही बार बढ़ा है, तो Z इफेक्टिव और स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी डोमिनेट कर गया क्योंकि एक ही बार बढ़ा था। लेकिन जब आप P3 और P5 को कंपेयर करोगे तो स्टेबिलिटी का तो बात चल रहा है लेकिन Z इफेक्टिव दो बार बढ़े, और इसलिए मोर डोमिनेटिंग कौन हो जाता है? Z इफेक्टिव। इसलिए P3 P5 का एक्सचेंज नहीं होगा पर P3 P4 का एक्सचेंज होगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि ठीक बाद वाली जो एडजेसेंट होती है वही बदलेगा, उसके बाद वाला एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसे S2 के साथ P1 जब आप गए तो Z इफेक्टिव एक ही बार बढ़ा तो स्टेबिलिटी भारी पड़ जाएगी, लेकिन जब S2 और P2 को कंपेयर करोगे दो बार बढ़ा, स्टेबिलिटी की हवा निकल जाएगी, स्टेबिलिटी कुछ नहीं कर पाएगा, ये कहानी बन के आएगी। आइए इधर देखिएगा 2 मिनट के लिए। सिलेक्ट करने वाला भी तो होता है इसमें ऑप्शन, पता है क्या? कहां से होता है? कहां से होता है? नहीं पता? चल छोड़ो, देखेंगे, मोर वोर करके करना पड़ेगा, सीख लेंगे उनसे, ठीक है। चलो आइए इधर। अब देखो ये हमने जो लिखा, अब एक और पॉइंट, P3 P4 में एक्सचेंज होगा, लेकिन एक खास बात देखिए, ये पॉइंट वैलिड कहां तक है बेटा? 4th पीरियड। 4th पीरियड तक ये काम बिल्कुल चलेगा और अपने को 4th पीरियड तक ही पढ़ना है। अपने तो क्वेश्चन कहां तक आएगा? 2nd से या 3rd से या ज्यादा से ज्यादा 4th। तो अपने लिए तो ये मान के चलना है कि P3 P4 का जो पॉइंट है वो हमेशा वैलिड है। वो 5th और 6th में इसके वैलिड ना होने, 5th और 6th में क्या होगा? ये ऐसा हो जाएगा वापस, और उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। 5th और 6th में क्या D और F के इलेक्ट्रॉन की भरपूर एंट्री हो जाएगी बेटा। जब D और F की एंट्री हो जाएगी तो उनका शील्डिंग पावर हो जाएगा, और शील्डिंग पावर हो जाएगा जेड इफेक्टिव बढ़ जाए। तो आपको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक बार जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, पर वहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा एक बार, लेकिन वो पुअर शील्डिंग की वजह से वो बहुत डोमिनेट कर जाएगा और इसीलिए स्टेबिलिटी वहां काम नहीं करेगी। ठीक है, पर खैर अपने काम का नहीं है तो भूल जाइए उसे। आइए यहाँ पर P3 P4 की बात कर दी मैंने आपको कि ये हो जाएगा। अब आइए यहाँ
क्या NP3 कॉन्फ़िगरेशन बेटा ग्रुप 15 पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप है या नहीं है बेटा? है। और NP4 पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 16 फोर्थ ग्रुप है या नहीं बेटा? है। फोर्थ पीरियड तक के एलिमेंट की बात करूंगा, नहीं पढ़ना ऐसा ओल्ड स्टाइल से बेटा। P3 P4 में कायदे से जेड इफेक्टिव के बेसिस में P4 का IE ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन P3 P4 में क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। इस वजह से P3 P4 में ज्यादा IE मिलेगी किसकी बेटा? P3 की। नोट डाउन करें इसे, आगे बढ़ते हैं। ये तो लिख लिए होंगे फैक्टर्स। कोई ऐसा महानुभाव धुरंधर योद्धा जिसने ना लिखा हो? लिख लिया सबने? चलो बात करते हैं अगले फैक्टर के बारे में। अगला फैक्टर कौन है बेटा? पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर में आपके सामने लिखा बेटा, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। ठीक है। अब क्लोजनेस टू न्यूक्लियस की कहानी ये बोलती है कि मान लो एक न्यूक्लियस है आपके पास। ठीक है। अब यहां देखो P3 P4 में मैंने क्या बोला था? दोनों के सबशेल सेम थे, P और P। यहां पर आप देखो एक S सबशेल है और एक P सबशेल है। अगर एक S सबशेल है और एक P सबशेल है तो कहानी क्या बन के आ रही बेटा? वो समझिएगा। S न्यूक्लियस के क्लोज होता है और P न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है। तो क्लोज, वैसे Z इफेक्टिव के बेसिस पे यदि आप चलें तो बेटा P1 का Z इफेक्टिव क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर Z इफेक्टिव ज्यादा तो I क्या होनी चाहिए थी? ज्यादा। लेकिन ऑर्डर उल्टा मिला। अब इसको क्लोजनेस टू न्यूक्लियस से भी समझ सकते हो और स्टेबिलिटी से भी समझ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी इसमें क्लोजनेस टू न्यूक्लियस या पेनिट्रेशन की बात करता है, इसलिए हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। वरना आप स्टेबिलिटी से तो बहुत आसानी समझ में आएगा, एक स्टेबल, उसके ठीक बाद अनस्टेबल, चेंज हो जाएगा। पर यहां हम क्लोजनेस टू न्यूक्लियस से समझेंगे क्योंकि सबशेल बदल रहा है। एस न्यूक्लियस के क्लोज होता है और P न्यूक्लियस से दूर होता है। अब ये बात ध्यान रखना कि S1 भी जब दिखेगा तो आपको ऐसा लगेगा S तो न्यूक्लियस के क्लोज होता है और सर P तो न्यूक्लियस के दूर होता है। सर S2 और यहाँ P1 के बाद P2 P3 P4 P5 P6 कुछ भी दे दूं तो सर S तो न्यूक्लियस के क्लोज होता है, सर P तो न्यूक्लियस से दूर होता है। एक्सचेंज केवल और केवल एडजेसेंट में होगा, क्योंकि बाकी सब जगह Z इफेक्टिव 2 या 2 से ज्यादा बार बड़े होंगे। यही वो जगह है जहां Z इफेक्टिव एक बार बड़ा होगा, इसलिए यहीं पर ये बात वैलिड होगी बेटे। ध्यान सुनेगा। S2 या S की बात करूं, न्यूक्लियस के क्लोज है। अगर न्यूक्लियस के क्लोज है तो न्यूक्लियस का इस पर लगने वाला अट्रैक्शन ज्यादा है और इस पर लगने वाला अट्रैक्शन कम है। जहां पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा बेटा, और मुश्किल हो जाएगा तो आई क्या मिलेगी? ज्यादा। इस पॉइंट के बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर हमने लिखा है वैलिड अप टू फोर्थ पीरियड, ये पॉइंट भी वैलिड अप टू फोर्थ पीरियड है। मतलब यहां पर आपके लिए दोनों फैक्टर्स S2 P1 का एक्सचेंज हो चाहे P3 P4 का एक्सचेंज हो, फोर्थ पीरियड तक तो होना ही होना है। तो यहां लिख रहा हूं ऑलवेज वैलिड अप टू फोर्थ पीरियड। दूसरी बात, इसके बारे में एक और बात लिख रहा हूं, फिफ्थ और सिक्स में, वहां तो मैंने बता दिया कि घूम जाएगा। ये पॉइंट जो है ना, फिफ्थ और सिक्स में ये वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो तो फिफ्थ और सिक्स में वैलिड होता ही नहीं है, पर ये वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो व्हाट इज द कंडीशन वैलिड की? तो हम उसके ऊपर बात करें। इफ डेल्टा Z इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, जिन दो को आप कंपेयर कर रहे हैं S2 P1 को, अगर उनके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 है, इफ डेल्टा Z इक्वल टू 1, देन फॉर फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड द कंडीशन इज वैलिड। अगर फिफ्थ और सिक्स पीरियड की बात कर रहे हैं, डेल्टा Z 1 है, तब ये पॉइंट वैलिड होगा। अदरवाइज अगर डेल्टा Z का जो डिफरेंस है या एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो फिर फिफ्थ और सिक्स पीरियड में ये बात इनवैलिड हो जाएगी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले S2 P1 मुझे बताइए बेटा। S2 कहने का मतलब मैं S ब्लॉक के दूसरे ग्रुप की बात कर रहा हूं, और S ब्लॉक का जो दूसरा ग्रुप होता है वो ग्रुप नंबर 2 होता है, और ये P ब्लॉक का पहला ग्रुप है जो कि ग्रुप नंबर 13 होता है। यहां आ गया NS2, यहां आ गया NP1। सबसे पहले पीरियड, फिर उसके बाद थर्ड पीरियड, फिर उसके बाद फोर्थ पीरियड, फिर उसके बाद फिफ्थ पीरियड, और फिर उसके बाद सिक्स्थ पीरियड। मैं सबका बता देता हूं। वैसे हमें सॉल्व केवल फोर्थ पीरियड तक करना है, बट वो कंडीशन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर एलिमेंट आ जाएगा बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ग्रुप 13 पे आ जाए बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब समझे, फोर्थ पीरियड तक की अगर मैं बात करूं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड तक की यदि मैं बात करूं, जो कि आपको पढ़ना है मेनली, तो इसमें S2 P1 में से ज्यादा आई किसकी हो जाएगी? S2। बिना कुछ सोचे समझे, कोई डेल्टा Z वेल्टा Z कुछ भी नहीं देखना, डायरेक्ट S2 ज्यादा P1 कम। फिफ्थ और सिक्स पीरियड में यह बात तब वैलिड होगी जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना होगा? 1। वही बात आएगी, क्योंकि यहां पर भी D और F की एंट्री होगी। आप देखो, स्ट्रोंशियम से इंडियम जाने पर D के
यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन डी क्या है, पर यहां पर 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके डी के, यहां पर डी के साथ एफ भी आ चुका है। तो होने क्या वाला है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, 12 है, 20 है, ये 38 हो गया, ये 56 हो गया। यहां पर एटॉमिक नंबर देखें तो 5 है, 13 है, 31 है, 49 है, 81 है। अब देखो फोर्थ पीरियड तक तो ये बात वैलिड है, भले एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 हो या 1 से ज्यादा हो, फोर्थ पीरियड तक ऑलवेज वैलिड। लेकिन फिफ्थ और सिक्स में तभी वैलिड होगी ये बात जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 है। क्या यहाँ डिफरेंस 1 है या 1 से ज्यादा है? ज्यादा है, मतलब बात इनवैलिड हो जाएगी। इसी को यहां पर समझिए, ग्रुप 12 और ग्रुप 13 दिया होता, ध्यान सुनना, मैंने आपको एक बात बोलता, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रोमन नंबर्स में 1A 1B 2A 2B लिखता है। ये मेंडलीव के हिसाब से 2A है, ये मेंडलीव के हिसाब से 2B है। अब मुझे बताओ यहां पर ये डी ब्लॉक है बेटा, जिंदगी कबाड़ा हो गई। क्या डी ब्लॉक की शुरुआत फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स होती बेटे? हाँ, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स पीरियड। ध्यान सुनेगा, ध्यान समझेगा, जिंदगी कबाड़ा हो गई। और यहां पर आ जाएगा बेटा गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप 13 का हम लोग फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का और सिक्स पीरियड का एलिमेंट ले रहे हैं। अब एक बात समझना, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन याद करिए। क्या जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s2 होता है बेटा? हाँ, 4s2 पहले आता है कॉन्फ़िगरेशन में अवभाव के हिसाब से और 3d बाहर आता है। लेकिन अभी आप इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो, इलेक्ट्रॉन n-1 से निकलेगा या n से निकलेगा? n से। तो अभी इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे वो कहां से निकालोगे? 4s2। 4 जो है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड नंबर, और कॉन्फ़िगरेशन इज बिकमिंग ns2। यहां का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 5s2 से निकलेगा और यहां का इलेक्ट्रॉन 6s2 से निकलेगा। मतलब यहां पर कंपैरिजन s2 का चल रहा है और ये तो p1 है, मतलब आप s2 और p1 को ही कंपेयर कर रहे हो। और s2 p1 में से s2 की आई ज्यादा हो जाएगी, कहां तक? फोर्थ पीरियड तक, बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन फिफ्थ और सिक्स पीरियड में अगर डेल्टा Z 1 होगा तो S2 ज्यादा होगा, और अगर नहीं है तो ये बात इनवैलिड होगी। बताइए इनके एटॉमिक नंबर याद करिएगा, 30, 48, 80, और ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 81। फिफ्थ और सिक्स में क्या यहां पर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 है या नहीं है बेटा? है। अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 है तो ये बात यहां भी वैलिड होगी, अदरवाइज ये बात यहां पर वैलिड नहीं है। पर खैर आपको कोई ज्यादा फिफ्थ और सिक्स से मतलब नहीं है, आपको फोर्थ पीरियड तक का ध्यान रखना है, चाहे वो पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो। फोर्थ पीरियड तक S2 P1 का भी एक्सचेंज होगा और P3 P4 का भी एक्सचेंज होगा। नोट डाउन करने से आगे इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियरली मेंशन कर लेना बेटा, फोर्थ पीरियड तक पढ़ना है, फिफ्थ और सिक्स्थ इररिलेवेंट है आपके लिए, तो अननेसेसरी उसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट के लिए कुछ चीजें बता दी गई आपको बस। ओके बेटा।